दोस्तों, इस चैनल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के एक बॉयज़ हॉस्टल की कहानी के बारे में। तो होता यह है कि उत्तराखंड में एक नया नया कॉलेज खुलता है। आपको पता ही है कि आजकल जो नए नए कॉलेजेस खुलते हैं शहर से दूर खुलते हैं, हाईवेज़ के बगल में खुलते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जंगलों के बीच में कॉलेज खुल जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कॉलेज के बारे में। उसका नाम तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, पर हाँ, उस कॉलेज और हॉस्टल के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो ये कहानी है 2016 की। नया नया कॉलेज खुलता है, नए नए बच्चे एडमिशन लेते हैं और वो कॉलेज महज 2 साल पुराना होता है और कॉलेज को ये फील होता है कि उन्हें एक नए बॉयज़ हॉस्टल की ज़रूरत है। तो वो एक काम करते हैं, वो एक नया हॉस्टल बनवाते हैं और उसमें केवल फर्स्ट ईयर के बच्चों को डाला जाता है। ये बात किसी को नहीं पता थी कि उस कॉलेज की अपनी एक कहानी है, खास करके उस बॉयज़ हॉस्टल की। नए नए बच्चे आते हैं, उसमें से एक बच्चा होता है जिसका नाम दीपू होता है। दीपू को वही कॉलेज हॉस्टल अलॉट होता है, रूम नंबर 17। नया कॉलेज था, दीपू बहुत खुश था, कुछ दिन बिताता है और उस हॉस्टल की खासियत ये होती है कि वॉशरूम में भी कोई शीशा नहीं होता है। वॉशरूम कुछ इस तरीके से बना होता है कि उसमें 4 शॉवर के सेक्शन बने होते हैं और 4 ही कमोड लगे होते हैं। ये बहुत नॉर्मल होता है कि शीशे नहीं होते हैं कॉलेज में, पर पूरे कॉलेज और पूरे कैंपस में कोई शीशा ना होना अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इंडिकेट करता है। पर ठीक है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। कुछ वक्त गुजरता है, पर एक बात किसी को समझ में नहीं आती है। उस हॉस्टल में कमरा नंबर 17 के बाहर एक लाइट लगी होती है, बड़ी एलईडी, जो आधी रात में फ्लिकर करने लगती है, जो कोई समझ भी नहीं पाता। कई आते हैं टेक्नीशियन, सही करते हैं, पर कोई किसी को कुछ समझ नहीं आता है। वो एक स्पेसिफिक टाइम पे फ्लक्चुएट करता है, किसी को इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि रहते रहते लोगों को उसकी आदत हो जाती है कि ठीक है। एक रात की बात है, दीपू वॉशरूम जाता है, वो कमोड पे अपना फ़ोन यूज़ कर रहा होता है। तभी अचानक उसे लगता है कि उसका जो रूममेट है दिलीप, वो उसको बुला रहा है। दीपू अपना ईयरफोन हटाता है और दिलीप की बातों का जवाब देता है, हाँ भाई। तो दिलीप उसको बाहर बुलाता है। अभिषेक कहता है, कुछ देर रुक जाओ, मैं आ जाऊँगा अभी। फिर शावर चलने की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि दिलीप शावर लेने आया है और फिर लेके चला जाएगा। दीपू जब बाहर निकलता है तो देखता है शावर ऑन है, दरवाज़ा भी अंदर से लॉक है, पर कोई तौलिया नहीं, कुछ भी नहीं। उसे लगता है कि ठीक है, दिलीप अभी शावर ले रहा है, अभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसको थोड़ा सा तो खटकता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। वो आता है, देखता है दिलीप तो सो रहा है। इसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो जैसे ही दिलीप को जगाने के लिए उसे आवाज़ देने का ट्राई करता है, उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। और जब वो पीछे घूम के देखता है तो उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वहाँ पे बस स्लेटी कलर की पथराई आंखें उसको घूर रही होती हैं अंदर तक। दीपू को ऐसा लग रहा था कि वो आंखें उसे अंदर तक देख रही हैं। वो हिलना चाहता है, पर वो हिल नहीं पाता है। चिल्लाना चाहता है, वो भागना चाहता है, पर वो हर चीज़ करने में नाकाम होता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह के 4 बज रहे होते हैं और दिलीप अभी भी अपने बेड पे खर्राटे मार रहा होता है। किसी तरह सुबह होती है और दीपू सारी बातें दिलीप को बताता है। दिलीप पहले हंसता है, उसकी बात का भरोसा नहीं करता है, पर अंदर ही अंदर जानता था दिलीप कि दीपू कभी झूठ नहीं बोलता। इसी बीच एक चीज और हुई थी। दीपू को एक हमिंग की आवाज सुनाई देने लगी थी। उसे हर वक्त हमिंग सुनाई देती थी जब भी वो आंखें बंद करता। जब से उसकी नजरें मिली थीं, तब से कुछ भी पहले जैसा नहीं बचा था। अब वो सोता तो उसको अजीब सपने आते। जब वो अपनी आंखें बंद करता तो ऐसा लगता वो आंखें उसे घूर रही हैं और एक अजीब सी हमिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है।
दीपू का बिहेवियर धीरे धीरे बदल चुका था। दीपू अब ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, अपने आप में खोया रहता था और शांति से बैठ के अजीब से फिगर्स बनाया करता था। अब दीपू आधी रात में कहीं जाने भी लगा था। दिलीप कई बार उसका पीछा करता और वो देखता है कि हॉस्टल के पीछे एक जगह जहाँ मंदिर बना हुआ है, वो वहीं जाता है, एक कटे हुए पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होता है और कुछ अजीब सा खुदाई करने लगता है। दिलीप को कुछ समझ नहीं आता है। दिलीप जाता है और उसे पीछे से आवाज देता है, दीपू। दीपू जब घूमता है तो दिलीप की हवाइयां उड़ जाती, क्योंकि वो दीपू नहीं था। वो आंखें दीपू की नहीं थी, वो चेहरा दीपू का नहीं था। दीपू शांति से उसको देखता है और अजीब सी आवाज में हंसते हुए कहता है, आ गए तुम भी, आओ इधर आओ। ये देखते ही दिलीप उल्टे पांव हॉस्टल की तरफ भागता है और सारी बात जाके वार्डन को बताता है। ये बात दिलीप अभी वार्डन को बता ही रहा होता है, तब तक उधर से दीपू आता है। वार्डन और दिलीप दीपू से पूछते हैं कि कहाँ गए थे दीपू। दीपू कहता है बस ऐसे टहलने गया था, पर वार्डन और दिलीप की आंखें उसके हाथों पे जाती हैं जो धूल मिट्टी से सने हुए थे। वार्डन कहता है दीपू सुबह मिलो, और साथ में दिलीप को भी बुलाता है। दिलीप और दीपू दोनों सुबह जाते हैं। सारी बातें दिलीप और दीपू के सामने होती हैं, पर दीपू को पिछली रात का कुछ याद ही नहीं था। इसी बीच एक चीज़ और होती है। उस रात जब दिलीप दीपू के पास सोने आता है तो सेम हमिंग की आवाज दिलीप को भी सुनाई देती है और सेम हरकतें अगले दिन से वो भी शुरू कर देता है। हॉस्टल का जो वार्डन होता है इस बात को बहुत अलग तरीके से लेता है। उसे ऐसा लगता है कि बच्चे नए एटमॉस्फेयर में आए हैं, इन्हें दिक्कत हो रही है, तो ये इन दोनों को घर भेज देता है। कुछ वक्त बाद कमरा नंबर 17 किसी और को अलॉट होता है, किसी और 2 बच्चों को, और ये सारी घटना उनके साथ भी होती हैं। वो अजीब तरीके से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। एक बार ऐसे ही हॉस्टल में, जो कि अक्सर होता रहता है, सरप्राइज चेकिंग शुरू होती है। जब सभी टीचर्स और वार्डन कमरा नंबर 17 में आते हैं तो वो चौंक जाते हैं। वार्डन और प्रिंसिपल की नज़र नीचे लिखे कुछ शब्दों पे जाती है। उस पे लिखा होता है, यही दिन, यही साल और यही वक्त था जब मैंने अपनी कुर्बानी दी थी। मुझे अस्तित्व नहीं, लोगों की बलि चाहिए। वार्डन और प्रिंसिपल और किसी कमरे की तलाशी नहीं लेते हैं, उल्टे पांव चले जाते हैं। जाते जाते उनके शरीर में कुछ अजीब सी शांति थी। शायद वो होश में थे ही नहीं। उनकी आवाज़ें बदली हुई हैं, उनकी नज़रें किसी को पहचानती ही नहीं हैं। ऐसे कुछ दिन बीते, पर हर हॉस्टल में एक जासूस जरूर होता है जो अपने आप को खुफिया जासूस समझता है, जिसका नाम था अमन। वो सबको देख रहा था और अमन को उस बात का यकीन था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो तहकीकात करने लगा। जो दीपू और दिलीप के साथ हुआ वही कॉलेज के लगभग सभी बच्चों के साथ हो रहा था। मैं यहाँ हॉस्टल नहीं कह रहा, मैं यहाँ कॉलेज कह रहा हूँ। अमन धीरे धीरे सबका पीछा करना शुरू करता है। अमन एक दिन देखता है कि कॉलेज के लगभग 10 से 15 बच्चे अपने रूम से निकलते हैं, एक लाइन में खड़े होते हैं और सेम हमिंग जो दीपू और दिलीप को सुनाई दी थी, वही हमिंग की आवाज़ निकालते हुए एक लाइन से ताल मिलाकर, पैरों से पैर मिलाकर चल रहे हैं। और वो उसी मंदिर के पास, जो मंदिर बन रहा था हॉस्टल के पीछे, वहीं जाकर एक लाइन में खड़े होते हैं और हाथ उठा के
कुछ चैंट कर रहे हैं, कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं वो। अमन तब तक एक ऐसी खुफिया जगह ढूंढ चुका था जहां से वो सब कुछ ढंग से देख सके। अमन सब कुछ देख ही रहा होता है कि एक साथ उन 15 बच्चों में से 14 बच्चे निकल जाते हैं, पर एक बच्चा वहीं खड़ा रहता है। सारे बच्चे चले जाते हैं तो उसे एक लड़की आते हुए दिखाई देती है, जो कि उसी के कॉलेज की सीनियर स्टूडेंट थी। उसके हाथ में गुड़िया सा कुछ गोल सा लटका हुआ था, जैसे वो भी हिप्नोटाइज्ड थी। वो आती है, उस बच्चे के हाथ में कुछ लेटर देती है और दोनों साथ निकल जाते हैं। पर इस बीच में उनकी नज़रों में कुछ ऐसा था जैसे वो एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, पर इसी लेटर के लिए वो एक दूसरे से मिले हों। अगले दिन फिर ऐसा होता है, फिर एक लेटर वो लड़की देती है। पर अमन अपना काम जानता था। वो जैसे ही देखता है सारे लड़के बाहर जा रहे हैं, वो कमरा नंबर 17 में जाता है और उसमें से एक लेटर को उठा के वो फोटो खींचता है। पर जैसे ही पीछे घूमता है, उसे वो आंखें दिखती हैं और वो आंखें कहती हैं, अमन बस तुम्हारी ही कमी है। अमन उस साए को चीरता हुआ अपने रूम में आता है और हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। पर एक चीज अलग होना शुरू होती है। अमन के साथ भी सेम घटना होने लगती है। उसे वो हमिंग सुनाई देती है, उसे ऐसा लगता है वो हिप्नोटाइज हो रहा है। अमन एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और वो जब भी डरता तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता। पर सबसे बुरा अमन के साथ ये था कि वो अब हनुमान चालीसा भूलने लगा था, जो कि कभी नहीं होता था। वो सालों से हनुमान चालीसा पढ़ते आ रहा था, उसे एक एक शब्द कंठस्थ थे। अब ये बात अमन को समझ आ गई। अमन उसके पास पहुंचता है जिसने कॉलेज बनवाया था, क्योंकि वार्डन और प्रिंसिपल पहले से हिप्नोटाइज हो चुके थे। अमन को भी वही साए दिख रहे थे जो बाकी सबको दिख रहे थे। और कॉलेज के जो प्रबंधक होते हैं, जिन्होंने कॉलेज को बनवाया था, वो इस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि वो कॉलेज जंगल में था। आसपास के गांव के लोगों को बुलाया जाता है और ये बात सामने आती है कि उस कॉलेज के नीचे एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, जिस पे एक लड़की ने सुसाइड किया था। हुआ ये था कि वो जिसको पसंद करती थी उसे मार दिया गया था और उस लड़की ने रोते रोते वहाँ दम तोड़ दिया था। अब वही लड़की इन सबको हिप्नोटाइज कर रही है और कुछ अजीब कराना चाहती है इनसे, क्योंकि ये जो बात भी करते थे आपस में हिप्नोटाइज होने के बाद, वो अजीब सी भाषा में करते थे जो किसी को समझ ही नहीं आती थी। एक महासिद्ध पंडित जी को बुलाया गया, जिन्होंने लगातार 13 दिन तक हवन किया और उस पीपल के पेड़ को उखाड़कर उसी हवन कुंड में डाल दिया गया। उसके बाद उस कॉलेज में कोई घटना नहीं हुई। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।